हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट हिस्ट्री भारत का इतिहास टॉपिक सीमावर्ती राजवंशों के अभ्युदय के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इससे पहले हमने जो कवर किए थे वो दक्षिण भारत के राजवंश थे। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में हमने क्या क्या कवर किए थे। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में हमने कवर किए थे पल्लव वंश। यहाँ पे देखिए है, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में हमने कवर किए थे पल्लव वंश। पल्लव वंश के बाद जो है पल्लव वंश के बाद जो वंश आता है वो है, एक मिनट, पल्लव दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। और पल्लव वंश में हम उसका पल्लव वंश का शासन, पल्लव वंश का समाज, पल्लव वंश का वो सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, कल्चर कैसा था, ये सब हमने पल्लव वंश का देखे थे। दूसरा देखे थे हम पल्लव वंश के बाद राष्ट्रकूट देखे थे। राष्ट्रकूट वंश ये भी दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में आते हैं। राष्ट्रकूट वंश के बाद देखे थे हम चालुक्य वंश। क्या देखे थे? राष्ट्रकूट वंश के बाद हमने देखे थे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में चालुक्य वंश कल्याणी। उसके बाद हमने देखे थे चालुक्य वंश बातापी, ये भी दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश है। चालुक्य वंश बातापी के बाद हमें देखे थे चालुक्य वंश बेंगी। क्या देखे थे? उसके बाद हम देखे थे चालुक्य वंश बेंगी। नेक्स्ट हम देखे थे यादव वंश। उसके बाद हम देखे थे होयसल वंश। उसके बाद देखे थे कदम वंश और फिर देखे थे गंग वंश। ये सब जो है ये दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश हैं। और फिर हम देखे थे काकतीय वंश ये भी दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश हैं। आज हम देखेंगे क्या? सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। तो सीमावर्ती का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जैसे ये हमने बनाए और ये बनाए, तो जो राज्य सीमा पर है, जैसे कि इस बॉर्डर से सटा जो राज्य है, तो जैसे ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस बॉर्डर से पश्चिम बंगाल सटा है, इस बॉर्डर से, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो इधर बंगाल में पाल वंश का शासन था। तो इस तरह से सीमावर्ती जो राज्य होंगे उन राजवंशों का कैसे उदय होता है, तो इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट इन राज्यों के बारे में तो हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कह रहा है सीमावर्ती राजवंशों के अभ्युदय। तो पहला कौन वंश है? पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। और गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल कहाँ का अनुयायी, किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म का। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पाल वंश के संस्थापक जो गोपाल थे वो कब पाल वंश की स्थापना किए थे? 750 ईस्वी में। और पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर कहाँ है? अभी बिहार में है। और गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। उदंतपुरी कहाँ है? ये भी बिहार में है, उदंतपुरी। पाल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयपाल। यानी कि पाल वंश के जो प्रमुख शासन थे वो थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल और नयपाल। ये सब पाल वंश के प्रमुख शासक थे। आगे है कि पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? एक मिनट। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करते हैं? तो धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश। यानी कि देखिए, जैसे यहाँ पे ना हम बताते हैं कहाँ पे कन्नौज था। जैसे ये इंडिया का मैप बनाते हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कन्नौज था। तो इस पे शासन करने के लिए उत्तर प्रदेश के पास कन्नौज था और ये हमारा इंडिया है। तो
इस पे शासन करने के लिए यहाँ पे जो ये पूरब में जो पाल वंश हैं वो, और गुर्जर प्रतिहार वंश यहाँ पे, और राष्ट्रकूट वंश, ये तीनों वंश, इन तीनों के बीच क्या होता है, इन तीनों के बीच ये युद्ध होता है। राष्ट्रकूट वंश कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, मतलब तीनों के बीच युद्ध होता है। और किस चीज़ के लिए, तो कन्नौज पे अधिकार के लिए। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुए, और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से सबसे पहले कौन शामिल होते हैं, धर्मपाल शामिल होते हैं। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोट्ठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। उत्तरापथ स्वामी का एक दक्षिणापथ स्वामी होते थे, उत्तरापथ स्वामी मतलब कि दक्षिण भारत के जो स्वामी होते थे, राजा होते थे, वो दक्षिणापथ स्वामी कहलाते थे, और उत्तर भारत के जो राजा होते थे वो उत्तरापथ स्वामी कहलाते थे। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था, धर्मपाल ने। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोट्ठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था, धर्मपाल ने करवाया था। ओदंतपुरी विहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। ओदंतपुरी में जो प्रसिद्ध बौद्ध मठ था उसका निर्माण किसने करवाया था, उसका निर्माण देवपाल ने करवाए थे। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। मतलब कि जावा के जो शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव क्या दिए थे, दान में दिए थे। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पे देवपाल ने, किसने दिए थे, देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। तो पूछा जा सकता है कि नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए किसने 5 गांव दान दिए थे, तो देवपाल ने। किसके अनुरोध पे, तो बालपुत्र देव के अनुरोध पे। और ये कौन शासक थे, ये जावा के शैलेंद्र वंशी शासक थे। जावा कहाँ है, तो जावा इंडोनेशिया में। जैसे देखिए ये हमारा यहाँ पे हमारा इंडिया है, और इधर जो इंडोनेशिया, जावा इधर है ईस्ट में, भारत के नॉर्थ ईस्ट में है। आगे है कि ओदंतपुरी, नेक्स्ट है कि गौर रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय हुआ। गौर रीति क्या था, ये पूछा जा सकता है कि गौरी रीति क्या था। तो गौरी रीति जो था वो साहित्यिक विद्या था, और ये इसका विकास पाल शासकों के समय ही होता है। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे। तो पाल शासक जो थे वो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे, पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट है सेन वंश। सेन वंश जो है, अब हम पढ़ेंगे सेन वंश के बारे में। तो थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि दिखे ये। तो सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। तो हमें कमेंट में बताइएगा राढ़ कहाँ है। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने कहाँ की थी, राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया यानी लखनौती थी। इसकी राजधानी कहाँ थी, नदिया अर्थात लखनौती। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश के प्रमुख शासक कौन थे, विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, और सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था,
सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था विजय सेन। पूछा जा सकता है कि सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, तो सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। और ये भी पूछा जा सकता है कि सेन वंश की राजधानी कहाँ थी, तो सेन वंश की राजधानी थी नदिया लखनौती। हमें कमेंट बताइएगा नदिया कहाँ है, और नहीं पता होगा तो पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट कर दूंगी। लखनौती। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, और विजय सेन को किस धर्म का अनुयायी था, ये शैव धर्म का अनुयायी था। विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है दान सागर अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। तो पूछा जा सकता है कि दान सागर अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो बल्लाल सेन ने दान सागर अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। अद्भुत सागर को किसने पूर्ण रूप दिया था, तो लक्ष्मण सेन ने अद्भुत सागर को पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन के राज्यसभा में गोविंद गीत के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध रहते थे। और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक कौन रहते थे, हलायुध रहते थे। लक्ष्मण सेन कह रहा है, लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध रहते थे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है गीत गोविंद के रचनाकार कौन हैं, तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, जयदेव। पवन दूत के लेखक धोई, यानी कि पवन दूत के लेखक कौन है, तो धोई। पवन दूत के लेखक कौन है, धोई। पूछा जा सकता है पवन दूत के लेखक कौन है, धोई। नेक्स्ट पूछा जा सकता है ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक कौन है, हलायुध। ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक कौन है, हलायुध। नेक्स्ट है हलायुध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री कौन था, तो हलायुध। विजय सेन ने देवपारा में पद्मनेश्वर मंदिर, शिव के विशाल मंदिर की स्थापना की। प्रद्युम्न मतलब क्या होता है, प्रद्युम्न मतलब होता है, प्रद्युम्न मतलब शिव भगवान का नाम है प्रद्युम्न। तो विजय सेन ने देवपारा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। पूछा जाएगा कि प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो विजय सेन ने। कहाँ पे, तो देवपारा में। प्लीज़ कमेंट बताइएगा देवपारा कहाँ है, से नहीं तो मैं कमेंट कर दूंगी अगर आप कमेंट में पूछेंगे तो कहाँ पे है। से ये सब जानना जो बहुत ज़रूरी है, कभी कभी पेपर में पूछ देता है। सेन राजवंश के प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि किस राजवंश ने अपना अभिलेख सबसे पहले हिंदी में उत्कीर्ण करवाया, तो ये सेन राजवंश ही जो था जो अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो बंगाल का अंतिम हिंदू शासन लक्ष्मण सेन था। देख रहे हैं बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बॉर्डर पे ये राज्य स्थित है। जैसे देखिए हमारा ऐसे इंडिया है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे जो ये बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर पे बंगाल स्थित है। तो हम ये बॉर्डर वाले राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। तभी कह रहा है कि शीर्षक क्या था, सीमावर्ती राज्यों का अभ्युदय, मतलब बॉर्डर पे जो राज्य हैं उसका अभ्युदय कैसे होता है। नेक्स्ट है कश्मीर के राजवंश। कश्मीर भी देखिए बॉर्डर पे है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कश्मीर राजवंश का उदय कैसे होता है। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश का कालक्रम इस प्रकार है, कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। कश्मीर पे जो शासन करने वाला राजवंश है वो कौन है, तो कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश।
कश्मीर पर शासन करने वाला राजवंश का कालक्रम इस प्रकार है। सबसे पहले कारकोट वंश, फिर आते हैं उत्पल वंश, फिर आते हैं लोहार वंश। ये सब कश्मीर पे शासन करते हैं। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश हिंदू वंश की स्थापना की थी। मतलब कि कहा जा रहा है कि 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश हिंदू वंश की स्थापना की थी। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश हिंदू वंश था, हिंदू वंश की स्थापना की थी। कब? 627 ईस्वी में। कौन? तो दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने। ह्वेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर यात्रा की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि पूछा जा सकता है ह्वेनसांग कश्मीर यात्रा किस राजा के शासनकाल में की थी। तो दुर्लभ वर्धन के समय ही ह्वेनसांग कश्मीर की यात्रा की थी। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापिड था। ये भी पूछा जा सकता है कि कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। तो ललितादित्य मुक्तापिड था। नेक्स्ट है कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिड द्वारा करवाया गया था। मतलब कि कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ललितादित्य मुक्तापिड द्वारा कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती बर्मन था। अब कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर किस वंश के शासक होते हैं? तो उत्पल वंश का शासन की स्थापना होती है। और इस वंश के उत्पल वंश के जो संस्थापक थे वो थे अवंती बर्मन। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो उत्पल वंश का। और ये भी पूछा जा सकता है कि उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा अवंती बर्मन। अवंती बर्मन नामक नगर की स्थापना अवंती बर्मन ने की थी। तो वो अपने नाम पर ही जो अवंती बर्मन, इस वंश का अवंती बर्मन रख दी, मतलब उत्पल वंश रखे, उत्पल वंश नाम रखे थे। और अवंती अपने नाम पे ही अवंती बर्मन अपने नाम पे ही अवंतीपुर नामक नगर बनाए थे। ये कहने का सेंस है कि अवंती बर्मन जो थे वो उत्पल वंश की स्थापना किए थे और उन्होंने अपने नाम पर ही अवंती नगर जो है बसाए थे। तो अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती बर्मन ने की थी। क्वेश्चन बनेगा अवंतीपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो अवंती बर्मन ने। और उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये भी अवंती बर्मन हो जाएगा। नेक्स्ट है अवंती बर्मन के अभियंता सुई ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। अब देखिए अवंती बर्मन के एक अभियंता थे, इंजीनियर थे। इंजीनियर ही तो मतलब कैसे घर का डिज़ाइन बनेगा, कैसे शहर का डिज़ाइन बनेगा, कैसे मेट्रो का डिज़ाइन बनेगा, वो तो इंजीनियर ही तो बताते हैं। तो उस समय भी इंजीनियर थे अवंती बर्मन के, उनका नाम था सुइया ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है 980 में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। और जो दिद्दा जो थी एक महत्वाकांक्षी शासिका थी उत्पल वंश की। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। और उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर किस वंश का शासन स्थापित होता है? लोहार वंश का। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर किस वंश का शासन की स्थापना होती है? लोहार वंश का। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। संग्राम राज के बाद कौन राजा हुआ? संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारों में उसकी सहायता की। कह रहा है कि लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज था। पूछा जाएगा कि लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद जो है लोहार वंश का राजा कौन हुआ? तो अनंत राजा हुआ संग्राम राज के बाद। और जो अनंत की जो पत्नी थी उसका नाम था सूर्यमती।
सूर्यमती ने उनका प्रशासन सुधारने में क्या की थी, सहायता की थी। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। लोहार वंश के एक शासक थे हर्ष, वो विद्वान भी थे, कवि भी थे और कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। कल्हन हर्ष का आश्रित कवि था और हर्ष के दरबार में ही कल्हन नामक कवि रहते थे, जिन्होंने कौन सी किताब लिखे थे, राजतरंगिणी। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। पूछा जा सकता है लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था, तो जयसिंह। और कल्हन जो है किस वंश में जो कवि था, किस वंश के राजा का कवि था, तो लोहार वंश के जो हर्ष राजा थे उसी का कवि था कल्हन, जिसने 1128 जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। और लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था, जयसिंह। जयसिंह ने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह कब से कब शासन करते हैं, 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हन की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। और जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हन की राजतरंगिणी का विवरण जो है वो समाप्त हो जाता है। मतलब कल्हन जो राजतरंगिणी बुक लिखते हैं वो कश्मीर के राजाओं पे ही आधारित है। इसलिए जो अंतिम राजा जयसिंह हैं तो उनके शासन के साथ ही कल्हन की राजतरंगिणी का विवरण भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट कौन से वंश आते हैं, नेक्स्ट आते हैं कामरूप के बर्मन वंश। तो एक ये बचा है कामरूप का बर्मन वंश, इसको हम देख लेते हैं। फिर हम जो है सो ये वंश जो सीमावर्ती राज्यों का अभ्युदय जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो है देखिए कामरूप का बर्मन वंश, ये भी सीमावर्ती राज्यों के अंतर्गत आते हैं। तो कामरूप के बर्मन वंश में 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप के बर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्य बर्मन था। कह रहा है कि 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में बर्मन वंश का उदय हुआ। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में किस वंश का उदय होता है, बर्मन वंश का उदय होता है। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्य बर्मन था। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन था, पुष्य बर्मन था। इसकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। और इसकी राजधानी कहाँ थी, प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में बर्मन वंश का उदय हुआ। और इस वंश की प्रतिष्ठा के संस्थापक पुष्य बर्मन थे और इसकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर हुआ। एक यानी कि कह रहा है कि 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में किस वंश का उदय होता है, बर्मन वंश। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 4वीं शताब्दी के मध्य जो है कामरूप यानी कश्मीर में किस वंश का उदय होता है, तो बर्मन वंश का। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्य बर्मन था। और इस वंश को जो प्रतिष्ठा मिली वो किससे मिली, पुष्य बर्मन से। इसकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर था। और इसकी राजधानी कहाँ थी, प्राग ज्योतिष। इसकी राजधानी कहाँ थी, प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर इसकी राजधानी थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। और समय के साथ जो है कामरूप क्या हुआ, जो पाल साम्राज्य का ही एक अंग बन जाता है। मतलब कि बाद में, कालांतर में कह रहा है, यानी बाद में कामरूप यानी जो कश्मीर था वो साम्राज्य जो था वो किसका एक अंग बन गया, पाल साम्राज्य का। पाल साम्राज्य का शासक कहाँ था, बंगाल में। तो उसी का एक अंग बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे राजपूत राजवंशों की अभ्युदय, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, यानी अभ्युदय उत्पत्ति मतलब राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द से जल्द। तो थैंक यू सो मच।